अभी आपने साहित्य की बात की, साहित्य में आपने दलित साहित्य की बात की, खासकर चलिए हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत का साहित्य है उसमें अगर हम अभी दिल्ली जैसे शहर में या तमाम जगहों पे जो पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी की साहित्य की बात होती है। आत्मकथा पे बात करते हैं, हम सारा कुछ छोड़ देते हैं, आत्मकथाओं पे बात करते हैं। तमाम लेखिकाएं हैं, आप उनका कास्ट वाइज अगर डेटा उठा के देखेंगे तो आपको सब सवर्ण महिलाएं मिलेंगी, जिनकी आत्मकथाएं बहुत चर्चित हुई और सारी कुछ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैं साहित्य को समझ पाई हूँ, जान पाई हूँ, आत्मकथा लिखने की शुरुआत मराठी में हुई थी, खासकर महिलाओं की आत्मकथा की, और वो ताराबाई शिंदे से लेकर के वो जो एक सीरीज चली थी वो। यहाँ इन महिलाओं की आत्मकथा पे डिबेट होती है, जो सवर्ण महिलाओं की, लेकिन जिन्होंने शुरुआत की और जिनकी आत्मकथा सच में पढ़ने लायक है, जो एक इंस्पिरेशन है कि कैसे वो निकलती हैं, कैसे वो लड़ती हैं, उन आत्मकथाओं पे बात नहीं होती। क्या आपको लगता है कि साहित्य में भी, खासकर मैं मेल साहित्यकारों की बात नहीं कर रही, मैं पुरुष साहित्यकारों की बात नहीं कर रही, मैं महिला साहित्यकारों की बात कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि वो भी वर्चस्ववाद की राजनीति से प्रेरित हैं? देखो, इसके पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि सवर्ण महिलाएं ऐसा कुछ अलग नहीं कर रही है जो सवर्ण पुरुष नहीं कर रहे। उनके सानिध्य में रहती है, उनके जीवन का भाग है वो। और हर क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी तरफ वो भी अपर पोजीशन में, मतलब सारा कुछ कब्जा किए हुए हैं, ये भी उनके साथ में है। तो उनका इन्होंने जिस तरह से महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए था, हालांकि वेदों में, पुराणों में और ब्राह्मणवादी संस्कृति में तो इनको भी सबसे ज़्यादा नीचे रखा हुआ है, शूद्रों के हिसाब से बोला गया है। तो इनका जो सानिध्य था, इनकी करीबी रिश्तेदारी या इनका संवेदना, इनकी अंदर की जो दर्द है, इनका शूद्रों के प्रति रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, वैसा नज़र आता नहीं है। और इसके विपरीत नज़र आता है। इसके विपरीत क्या नज़र आता है कि इनका नैरेटिव एग्जैक्टली वैसा ही है जो सवर्ण पुरुषों का है। बिल्कुल। मतलब अगर वह आपके प्रतिनिधित्व को सवर्ण पुरुष नकारते हैं तो ये महिलाएं भी आपकी प्रतिनिधित्व नकारती हैं। किस तरह से कि प्रतिनिधित्व में उन्होंने मेरिट लाया, यहाँ पर प्रतिनिधित्व में मेरिट के हिसाब से नहीं बोलती हैं, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो कहती है कि हम सब एक है। इसका मतलब तो ऑटोमेटिकली जो मतलब उच्चवर्णीय रहेंगी वो आपके सिर पर रहेंगी। तो वैसा ही हुआ, साहित्य के क्षेत्र में भी वैसा ही हुआ। दूसरा, इनका ये नज़रिया रहा है कि जात को मतलब जात के या जातिवाद के पूरे चैप्टर को या पूरे डिस्कोर्स को बोलना ही नहीं। वो कहते हैं, वो बोलने नहीं देते सवर्ण पुरुष। ये कहती हैं कि वह चीज़ है ही नहीं, वो मायने नहीं रखती, हम सब एक ही है। तो ये जो दबाने का काम है, यह दोनों तरफ से होता रहा। फिर उसका हर्ष क्या हुआ? हश्र ये हुआ कि महिला, शूद्र, अतिशूद्र या बहुजन महिलाएं जो है, SC ST OBC महिलाएं, साहित्य के क्षेत्र में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सका। ना ही इन्होंने ऐसा कोई, अभी 50 साल हो गए, अगर तो महिला एक है तो 50 साल काफ़ी है। सवर्ण महिलाओं के हाथ में डिस्कोर्स था, उनके हाथ में साहित्य था। इन्होंने महिलाओं के साथ में जो संवेदना है उसके लिए तो भी, उसके वास्ते तो भी, उसका वास्ता देकर तो भी SC ST OBC महिलाओं को इन्होंने ऊपर में लाना चाहिए था। मुझे तो ऐसी कोई गतिविधि नज़र नहीं आती। और इसी वजह से जो इतना ही नहीं तो 1912 से लेकर 1910 से लेकर और सावित्री बाई के वक्त में भी, उसके बाद में भी, वो तो ज्योतिराव फुले का आंदोलन चला, सत्यशोधक समाज के लोग आ रहे, तभी ताराबाई शिंदे और मुक्ता और ऐसी कई महिलाएं लिख सकी। उसके बाद तो सवर्ण महिलाओं को भी लिखने की ये नहीं थी, उसके बाद शुरू की गई। और यह जो इन्होंने दायरा जो रखा है, वह आत्मकथा में भी वह पुरुषों का जब अंकन करते हैं तो उसको यौनिकता या तो उसको ललित साहित्य या तो प्रेम से संबंधित वेदना, इस तक सीमित रखा हुआ है। अगर तो सेक्सुअलिटी और यौनिकता और प्रेम और ललित साहित्य की तरफ ही ले जाना है तो अगर वो भी डिस्कस कर, एक्चुअली तो उस महिला का प्रताड़न यहाँ से और भी आगे में है, और वो अगर जाता है तो ब्राह्मणवादी ढांचे में जाता है, संस्कृति में जाता है।
और जब तक उसको नहीं नकारेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, तब यौनिकता भी आपको आपकी मिलने वाली नहीं है। आपका सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से उभरने का कोई चांस नहीं है। आपके निर्णय सेक्सुअलिटी के एरिया में आपके निर्णय के लिए कोई वजह नहीं बनती, नकारा जाएगा। और जो प्रेम है, प्रेम और लव से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, इससे भी रिलेटेड चीज़ें अगर वो पूरी तरह से आनी है तो उसको हमको जात और कास्ट एंड ब्राह्मण स्ट्रक्चर से ही रिलेट करना पड़ता है। इन्होंने इससे कभी रिलेट नहीं किया, उसको वहीं तक, उसको उसका धारा वहीं तक रखा। और फिर मैं देखती हूँ कि जबकि इन्होंने पहले फेज़ में, पहला फेज़, क्योंकि ये पहली लिखने लगी हैं बहुजन महिलाओं की अपेक्षा में, तो इन्होंने पहले फेज़ में इन चीज़ों को ले लेना था। और लेकिन जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है तब उन्होंने बहुत रैडिकल क्वेश्चंस को आंसर करना था या रैडिकल क्वेश्चंस को चैलेंज करना था। ये सेकंड फेज़ में उन्होंने करना था। तो इसका मतलब क्या, इनके इसमें मैच्योरिटी आई नहीं है, ये जहाँ की तहाँ है। अभी भी आत्मकथाएं लिख रही है और सिर्फ यौनिकता के बारे में बात कर रही हैं और स्त्री पुरुष प्रेम इसी रिलेशन को लेकर बात कर रही हैं। तो इनकी समझ तो बड़ी नहीं है। ये यहाँ से इनकी मुक्ति कैसे होगी? इनकी मुक्ति यहाँ से नहीं हो सकती है। और अगर तो ये दायरे में भी इन्होंने, मेरा इनको प्रश्न है कि अगर आपको इसमें भी करना था तो आपको क्या पता है कि मुक्ता साळवे ने, पेरियार रामास्वामी ने जिस तरह से लव, प्रेम को, चैस्टिटी जिसको कहते हैं हम लोग, फिडेलिटी इनफिडेलिटी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पवित्रता, हाँ पतिव्रता, पवित्रता, और फिडेलिटी को क्या कहते हैं और उसको मतलब, तो अगर तो इनको इन्हीं चीज़ों के ऊपर अगर वाकई में इनको इनकी इस एरिया, इस दायरे में इनको इनकी मुक्ति चाहिए, इमेंसिपेशन चाहिए, तो इन्होंने पेरियार रामास्वामी के जो है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। इतने रैडिकल क्वेश्चंस और इतने मूलभूत क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने सवर्ण महिलाओं ने कब मंगलसूत्रों को नकारा है, या नकारा भी है तो सिंबॉलिक तरीके से नकारा हुआ है। सारे चिन्हों को इन्होंने सिंबॉलिक तरीके से नकारा है। नकारना है तो उनके साहित्य में जाके, ब्राह्मणवादी साहित्य, पॉपुलर मीडिया इसमें जाकर, और जो ह्यूमन एजेंसी है जो कि ब्राह्मण सवर्ण की एजेंसी है, इनको जाके इनको चैलेंज करना पड़ेगा, ललकारना पड़ेगा। डॉक्टर आम्बेडकर के आप लेटर्स देखेंगे, उन्होंने इन चीज़ों को सेक्सुअलिटी को लेकर, लव को लेकर, चैस्टिटी को लेकर, फिडेलिटी को लेकर, प्योरिटी को लेकर, पवित्रता का जो क्वेश्चन, पेरियार रामास्वामी कहते हैं कि पवित्रता का क्वेश्चन या सवाल महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में क्यों होता है? पुरुष पवित्र है कि नहीं पवित्र है, यह कौन बताएगा? हाँ, अगर अंगूठी पहनी हुई है या मंगलसूत्र है तो महिला ही क्यों पहने? ये सवाल इन्होंने, पेरियार रामास्वामी के जो सवाल है उन्होंने करने चाहिए थे। और फिर अगर ऐसा करते थे, अगर किए भी होंगे, थोड़े बहुत किए होंगे, तो फिर बताना था कि ये तो, इसमें तो सवर्ण पुरुषों ने इसके अभी तक उत्तर नहीं दिए हुए हैं, उनको उजागर करना चाहिए। अभी भी ये राजा राम मोहन रॉय, गांधी, मिस्टर नेहरू और अभी जो मीडिया में चमकते दमकते लोग हैं थोड़े इधर उधर, उन्हीं को कोट करके, उन्हीं के नाम से उनको लगता है कि ये लोग इनके सेक्सुअल लिबरेशन देंगे, या इनको ये इनकी यौनिकता समझेंगे, या इनको समांतरता की इनकी ख्वाहिशें, इनके एस्पिरेशंस, इनके सपने इन लोगों को समझ में आएगा। उनको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। तो ये जो मसला है ये इतना गंभीर है, और ये प्रश्न ठीक से तरीके से नहीं हुए हैं। आत्मकथा में देखिए, बहुजन महिला जब ने लिखा है, चाहे वो दलित साहित्य के माध्यम से क्यों ना हो, चाहे वह बहुजन माध्यम से क्यों ना हो, मैं टर्मिनोलॉजीज़ में थोड़ा ओवरलैप है, तो उन्होंने जब अपनी बात रखी है, उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मतलब अक्यूज करके ही रखा है, उसको अंकित करके ही रखा है, उसको दोषी मान के ही रखा है, और वहीं से उन्होंने अपना लिबरेशन, इन्होंने वैसा कभी भी नहीं किया। महिला आरक्षण विधेयक की बात करते हैं, तमाम महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पे बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी बात है जो हमें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो महिला आरक्षण विधेयक है उसमें आरक्षण विधि आरक्षण की जो मांग है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आरक्षण विधि आरक्षण, यह आरक्षण तो एक मोडालिटी है, एक टूल है, ये गवर्नमेंटल प्रोसीजर है,
इसके बीच इसकी जो प्राथमिकता जिसको हमने दी है या ये संविधान देता है, या अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो जिसको मान्यता है, और जो हम लोग अगर फेमिनिज्म के नाम से नाक चढ़ा के अगर बोलते हैं कि हम लोग फेमिनिस्ट है, तो आप एक तरफ तो अपनी प्रतिनिधित्वता पैट्रियार्की है और पुरुषत्ताक संस्कृति है, पुरुषत्ताक समाज है, इस वजह से महिला पिछड़ी हुई है, इसलिए आप अपना प्रतिनिधित्व मांगते हो। तो फिर जात और आपके दमन की वजह से जो पिछड़ी और दबी हुई महिलाएं हैं उनकी प्रतिनिधित्व की जब बात वो करती है तो आप डिनाई कैसे कर सकते हो? मतलब आप धोखेबाज हो, मतलब आप डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, मतलब आप प्रतिनिधित्व के खिलाफ हो, मतलब आप लोकतंत्र के खिलाफ हो। तो यह जो दोगली भूमिका सवर्ण महिलाओं ने इख्तियार की हुई है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है बात। चलो नागपुर के इसमें कुछ सो कॉल्ड कम्युनिस्ट महिलाएं और कुछ में कहीं शेड्यूल कास्ट महिलाएं भी उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आई हुई है, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एनजीओ चलाने वाली कई प्रोमिनेंट सो कॉल्ड अपने आप को नेता मानने वाली और बोलने वाली महिलाओं ने जब ये प्रश्न पत्रकारों ने किया कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आ जाए, फिर महिलाएं डिसाइड करेंगी कि किसको कितना मिलना चाहिए। ये तो वही बात हुई जो मिस्टर गांधी कहते थे कि पहले हमको फ्रीडम दे दो आप, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि शूद्र अतिशूद्रों को, SC ST OBC को क्या देना है क्या नहीं देना है, और इन्होंने क्या देना है और क्या नहीं देना है तो हमको मालूम है, और डॉक्टर आम्बेडकर को मालूम था, ज्योतिराव फुले को मालूम था, जिन लोगों ने महाराष्ट्र में मराठों का आंदोलन चलाया, स्वामी अच्युतानंद वहाँ पर है, मंगूराम है, सर छोटू राम है, सबको मालूम था कि एक बार इनके हाथ में ये सत्ता हस्तांतरित करने का जो कार्यक्रम इन्होंने ब्रिटिशों से किया है, ये सत्ता हस्तांतरित होने के बाद में यह जब ब्रिटिश होने के बावजूद हमको लाते मारते हैं, बाबा साहब ने कहा कि जिनके ब्रिटिश रहते हुए हमको गालियां सहन नहीं होती, ये जाने के बाद में हमको इनकी लातें सहन करनी पड़ सकती है, और यह नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान में ये सब होना जरूरी है। तो यह अगर इनको महिला आरक्षण बिल दे दिया और उसमें सत्ता में उसके हर बोलने के इसमें आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देख लीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज में इनकी मक्तेदारी देख लीजिए, जो सारे फोरम्स बने हैं वो देख लीजिए, और NGOs देख लीजिए, कौन है, किसके हैं, कौन चला रहे हैं, वो कौन उसकी ओनर्स हैं। तो और मीडिया में देख लीजिए कि एक तो उनका महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, और जो भी है उच्च वर्णीय पुरुष है, ये उच्च वर्णीय पुरुषों से जो करवाना चाहती है वो वही करते हैं, और जो वो पुरुष करवाना चाहते हैं इनसे वो ये करती हैं। इनकी साठगांठ तो उच्च वर्णीय पुरुषों के साथ में है। मैं तो कहती हूँ कि ये देश में उच्च पैट्रियार्की को कोई चैलेंज ही नहीं है। सवर्ण महिलाओं की तरफ से ये इन्होंने सैबोटाज करके रखा है। जो चैलेंज आ सकता है वो बहुजन स्पेस में से ही आ सकता है, और ये महिला आरक्षण इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, और बाकी के और मायावती जी ने, और जो हमारा संगठन है बामसेफ ने, मूल निवासी संघ ने, हमने तो पूरी मुहिम चलाई। मेरा आप भाषण सुन लीजिएगा, बामसेफ के यहाँ से दिल्ली में मैंने भाषण दिया, उसके बाद में पूना में दिया, सब तरफ हमने ये कहा कि यहाँ पर आरक्षण बिल में ये जो आरक्षण आएगा इसमें पॉपुलेशन अगर बहुजन महिलाओं की 85% है तो 85% उनको वहाँ पर प्रतिनिधित्व होगा। आरक्षण नहीं, प्रतिनिधित्व है, ये उनका है, उनको मिला, और आज वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए उनको देने में? अगर आप इतना फेमिनिज्म चला रहे हैं तो इसको तो हमने एक्सपोज किया और करते रहेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया ने आज के दौर में एक मीडिया के रूप को बदला है, उसमें बहुजन महिलाओं को आप कहाँ पाती हैं? बहुजन महिलाओं का जो अभी प्रवेश है मीडिया में वो धीरे धीरे हो रहा है, बहुत कम है, और बहुत मतलब उंगलियों पे गिनने जितना है। लेकिन जो बहुजन मीडिया में जो बहुजन पुरुषों का जो एक डिस्कोर्स और नैरेटिव आ रहा है, और साथ में जो संगठनाएं हैं
बामसेफ जैसी संगठनाएं हैं, सामाजिक संगठनाएं हैं, फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन के दायरे में काम करने वाली संगठनाएं हैं, यही लोग हैं जो कि बहुजन महिलाओं का मीडिया के इसमें प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी तो ये बात है श्वेता कि जो यहाँ का मीडिया है वो पूरी तरह से सवर्ण ब्राह्मणों के हाथ में काबिज है और बहुजन पुरुषों का प्रतिनिधित्व कम है। नहीं, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बहुजन महिलाएं आ रही हैं, लिख रही हैं, उसको आप कैसे देखते हो और वो कितना फायदेमंद है हमारे समाज के लिए और लोगों के लिए, और वो किस तरह से सोशल मीडिया जैसे प्लेस को कैसे देख रही हैं, खासकर फेसबुक और ट्विटर को? देखिए कि सोशल मीडिया ने वो पूरी स्पेस अवेलेबल करके दी है बहुजन महिलाओं को, जो कि काबिज करके रखी थी सवर्ण महिलाओं ने या सवर्ण पुरुषों ने। सवर्ण महिलाएं और सवर्ण पुरुष, और खासकर मैं महिलाओं की बात करती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी एमफिल करने वाली हैं, लिख कौन रहा था, लिखता कौन है? हाँ, तो जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो एनजीओज में रहे हैं या जो मीडिया में रहे हैं, तो यह स्पेस पूरी तरह से सवर्ण महिलाओं ने काबिज करने या होने के वजह से उनका ही नैरेटिव चल रहा था। तो सोशल मीडिया के चलते क्या हुआ, अच्छा वहाँ पर इनको बहुजन महिलाओं को एंट्री नहीं है थी और ना ही है अभी। तो ये एक स्पेस अवेलेबल हुआ है जहाँ पर वो खुल के लिख रही हैं। तो आप देखेंगे कि चाहे वो ऊना का मामला हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, चाहे वो बिजनौर का हो, देश में जितने भी बड़ी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पर आप एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर अगर प्रश्न हो रहा है, और या तो ये बहुजन महिलाएं हैं, मूलभूत प्रश्न कर रही हैं, मूलभूत प्रश्न पूछ रही हैं। रोहित का मामला हो, वहाँ पर बहुजन महिलाएं पुरुषों के वजह से जो इनका दमन हो रहा है और जिस तरह से इनकी छवि बनी हुई है, एक सेक्सुअल इमेज के तौर पे बनी हुई है, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन जो हुआ है, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह से हुआ है, तो यह बहुत ही गंदा स्वरूप हमको सोशल मीडिया में दिखता है कि सवर्ण पुरुष किस तरह से बहुजन महिलाओं को अटैक करते हैं। सारी महिलाओं को करते हैं, लेकिन इनको भी ज़्यादा अटैक करते हैं। यह अटैक उनकी तरफ से ज़्यादा मुझे नज़र आता हुआ, ना कि बहुजन पुरुषों की तरफ से। ये बहुत कम मात्रा में आता है, लेकिन कुछ बहुजन पुरुष भी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का है, बहुत कम है, और वह उनको अंकित किया जाता है और उनको दायरे में दबाया भी जाता है, और वो अच्छा है, वैसा होना भी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि बहुजन महिलाओं को जो स्पेस मिली है वो खुलकर लिख रही हैं और हर चीज़ को चैलेंज कर रही है, हर चीज़ को पूछ रही है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि सवर्ण महिलाओं और कम्युनिस्ट महिलाओं ने एक लगाया था बीच में पिंजरा तोड़। पिंजरा तोड़, तो वो क्या था कि भाई ये जो बंधन आए हुए हैं हम पे, ये इसमें से हमको मुक्त होना है। या बीच में कम्युनिस्ट महिलाओं ने, सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, कि वो ब्रा को लेकर कुछ उन्होंने चीज़ चलाई हुई थी कि उस चीज़ को हमको उस बंधन में क्यों रहना चाहिए, इस तरह के इनके चीज़ें होती है थोड़ी बहुत। तो बहुजन महिलाएं इन्हीं मुद्दों को लेकर क्या कर रही थी कि यह इसलिए होता है, जब आप पिंजरा तोड़ के रहे हो तो आप जातिवाद का पिंजरा तोड़ो ना, जातिवाद का पिंजरा तोड़ोगे तो सारे पिंजरे अपने आप टूट जाएंगे। ये जो पुरुष आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और पिंजरे में बंद करने की बात कर रहे हैं, ये पिंजरे में बंद करना लिखा कहाँ है? वेद पुराणों को उखाड़ो ना, उनको रिव्यू करो ना, वेद और मनुस्मृति को रिव्यू करो ना, उसमें क्या लिखा है पढ़ो ना, देखो ना। और अगर आज की तारीख में मनुस्मृति पढ़ के कोई नहीं निकलता घर के बाहर कि भाई आज मेरे को इस महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना है क्योंकि आज मैंने मनुस्मृति पढ़ी हुई है, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारे संस्कृति में है, ये हमारे त्योहारों में है, ये हमारे पॉपुलर मीडिया में है, मैगजीन्स में है, टीवी चैनल्स में है, ये सीरियल्स में है। यह जो आप कह रहे थे सवर्ण महिलाओं ने जो लिटरेचर बित्ता बनाया है, आत्मकथाओं का, ललित कलाओं का, ललित गाथाओं का, जिस तरह से बारी बारी वो हर चीज़ का कोई भी प्रदर्शन करना है तो उनको कृष्ण और इसी तरह से वो प्रदर्शन करते हैं।
कहानी भी बनानी है तो उसके संदर्भ में ही बनाते हैं। अगर कुछ भी करना है तो महाभारत ही लेकर आते हैं। तो ये जो बार बार चाहे इस तरह से हो चाहे उस तरह से हो, एक ब्राह्मणवादी संस्कृति को कंटिन्यूसली हैमर करना, और जो एक धरोहर है, जो श्रमण संस्कृति की धरोहर है, जो सारे मूल निवासी स्ट्रगल की धरोहर है, इसको कभी भी उजागर नहीं करते। सावित्री बाई का लिटरेचर भी तो आया हुआ है। सवर्ण महिलाएं वह प्रश्न पूछते हुए नहीं देखेंगी। 1942 में सबसे पहले बार इक्वल जो वेजेस होने चाहिए वो बात उठी, और वो तब 25,000 महिलाएं ने आके इकट्ठा होके वो बात कही। आज की कोई सी भी महिलाएं, कम्युनिस्ट महिलाएं, उस इवेंट को, उस गतिविधि को कभी भी उजागर नहीं करते दिखती है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर आम्बेडकर ने किया था, वो अछूत है, वो दलित है, हम लोग उनकी बात क्यों मानेंगे? ये खुद ग्रसित हैं, यह खुद ग्रसित हैं। और इसी वजह से यह न क्रांतिकारी बोल सकती हैं, न क्रांतिकारी लिख सकती हैं, न सोशल मीडिया का इनको इतना बड़ा दायरा भी मिला तभी भी नहीं कर सकती है। अगर तो ब्रा के मामले में हो या कहीं पे वो मामले में हो, तो ये किसने क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये कौन डिसाइड करता है? आज जो बीफ खाना नहीं खाना, रोमियोस को अपना जीवन साथी चुनना नहीं चुनना, ये चीज़ आती कहाँ से है? ये तो उन्हीं वेद पुराणों से और वहीं पे जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है वहीं से आती है कि ब्राह्मण डिसाइड करेगा। आज जो ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राह्मणों की ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस और बीजेपी, वह लोग डिसाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो ये लोग, ये महिलाएं सवर्ण, और मुझे बहुत हंसी भी आती है कई बारी कि ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछती हैं लेकिन प्रश्नों के तह तक जाती नहीं है और उत्तर तो देती ही नहीं है कभी। तो ये सारा काम क्योंकि फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन में से निकली हुई महिलाएं, जो डॉक्टर आम्बेडकर को अपना मानती है कि उनके साहित्य को, उनके आंदोलन को मानती है, ज्योतिराव फुले को जिन्होंने अपना आदर्श माना हुआ है, वह ये सब बदमाशी उनको असरेआम नज़र आती है और फिर वो प्रश्न पूछने लग जाती है। तो इस तरह के देखेंगे आप, वो महिलाओं में और ये महिलाओं में बहुत फ़र्क है। हाल ही में जो अभी बात हुई, जुनैद को मारा गया बीफ के मामले में, ईद के पहले दिन इन्होंने सवर्ण महिलाओं ने और पुरुषों ने वो आंदोलन वो चलाया, प्रोटेस्ट की, नॉट इन माय नेम। नॉट इन माय नेम तो नॉट इन माय नेम तो इट इज़ इन योर नेम, मैं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि सवर्ण महिलाएं, सोशल मीडिया पे मैं इनके पोस्ट पढ़ती हूँ और ये महिलाएं वो कहती हैं कि हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, और हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है, ऐसा ये प्रचार प्रसार करती है। अब हिंदुत्व, अगर ये महिलाएं और बहुजन महिलाएं कहती है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म एक ही चीज़ है, हिंदुइज्म है इसलिए हिंदुत्व है, अगर हिंदुइज्म नहीं होता तो हिंदुत्व नहीं होता, और हिंदुइज्म कुछ नहीं है मगर ब्राह्मणवाद है। हिंदुत्व या बीजेपी ने हिंदुत्व को क्यों वर्ड दिया है? ताकि जनमानस की सहमति ली जाए, इसलिए उसको हिंदुत्व नाम दिया है। ब्राह्मणत्व क्यों नहीं बोला है? ब्राह्मणत्व बोलेंगे तो कोई साथ देगा ही नहीं, हिंदुत्व बोलेंगे तो सभी साथ देंगे, लेकिन चल तो रही है ब्राह्मणों की, वहाँ पर ब्राह्मणत्व चल रहा है। अगर ब्राह्मणत्व नहीं चलता था तो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे SC ST OBC हो, इनके ऊपर हिंसाचार क्यों होता था? इनके ऊपर तो नहीं होना था। तो ये जो बातें हैं, ये जिस तरीके से, जिस तेज़ी से और जिस एक धार के साथ में बहुजन महिलाएं कर रही है, वह सवर्ण उच्चवर्णीय महिलाएं नहीं कर रही है। वह इनफैक्ट ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणीकरण जो है उसको छुपाने का काम करती हैं हमेशा। वो उसको सोशल मीडिया में भी उसको छुपाए रखने का काम करती है। क्यों? ताकि ब्राह्मण पुरुष को छुपा के रखें, ये उनकी बदमाशी को छुपा के रखें और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी छुपा के रखें। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अभी GST आज रात से लागू हो गया, GST के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन को रखना है ना, सरकार का क्या ये फैसला आपको उचित लगता है? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि सैनिटरी नैपकिन ही नहीं तो और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुजन समाज के, पूरे समाज के और ख़ासकर महिलाओं के उपयोग प्रयोग के लिए उन्होंने इनको इस दायरे में नहीं लाना चाहिए था।
एज अ डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि यह जो कई आज भी कई गरीब घरों में जब पीरियड्स होते हैं, मासिक ऋतु जब आती है, तब महिलाएं वही कपड़ा यूज़ करके उसमें से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उसमें से कई बीमारियां होती है, उसमें से एक भी हीन भावना भी निर्माण होती है। बिल्कुल, और वह एक ग्लानि एक भाव निर्माण करता है। तो उसमें लेकिन आजकल महिलाएं जिस तरह से थोड़ा बहुत अर्न करने लगी हैं, वह तो उसको अफोर्ड कर पाएंगी। जो नहीं कर पाएंगी, उनके माता पिता तो उसको, हाँ, उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। महंगा, हाँ, और अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उसको उन्होंने तो पूरी तरह से फ्री करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका में जाते हैं और अगर आप पाश्चात्य देशों में जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जो संबंधित है और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके शारीरिक जो जड़न घड़न है और उनके एक अलग तरीके से रचना जो हुई है, उसको अगर खतरे में लाता है, तो वो उसके लिए उन्होंने प्रावधान बना के रखे हैं। उन्होंने टैम्पन्स अवेलेबल करके रखे हैं। इन्होंने तो हर जगह में सैनिटरी नैपकिन्स और टैम्पन्स अवेलेबल करके रखना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर भारत की दशा अगर हम लोग देखते हैं, तो उसमें उसको लेकर आना और ये करना, ये मैं नहीं मानती कि ये सही चीज़ हुई है। सरकार जब भी इस वीडियो को देख रही होगी और जैसे तमाम वीडियोस को जब देखेगी, तो उसे पता चलेगा कि महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और सरकार के द्वारा दिए गए उपाय बहुत कम हैं। मनीषा जी ने हमसे तमाम मुद्दों पे बात की, चाहे वो महिला आरक्षण विधेयक हो, सबल महिला बनाम दलित महिला नारीवाद की बात हो, जो कि आज के बहुजन महिलाओं की सबल महिला बनाम बहुजन महिलाओं की नारीवाद की बात हो और वो किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, उसके पीछे पैट्रियोटिकल सोसाइटी और उसके साथ साथ कास्ट कैसे काम करता है। इन तमाम मुद्दों पे मनीषा जी हमारे साथ बनी रही और इतने अच्छे से उन सारी बातों को समझाया। मनीषा जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी श्वेता, और टेढ़ी उंगली का जो मैं आपसे बात कर पाई। थैंक यू। पीडी के साथ मैं श्वेता यादव, टेढ़ी उंगली, नई दिल्ली।